हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट 4 के लेक्चर में। इस सीरीज में हम एमसीक्यूज करते हैं और हर एक लेक्चर में 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिटन फॉर्मेट में इंग्लिश में होते हैं और उन्हें हिंदी में भी डिक्टेट किया जाता है। यह एमसीक्यूज आपके यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्जाम्स में अपियर होते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम्स जिनमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिल सकता है। तो आज का लेक्चर 4 हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम के द्वारा बहुत मेहनत से एमसीक्यू तैयार किए जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुत ही कम से कम गलतियां हों। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या कि ह्यूमन एरर्स हैं, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं जो लगभग हर किसी से कभी ना कभी हो जाती हैं। तो हो सकता है हमारे इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर्स में किसी क्वेश्चंस के आंसर में कुछ ह्यूमन एरर्स हो गई हों, तो उन्हें ह्यूमन एरर समझा जाए। अपने अगर आपके लिए ऐसी कोई एरर पकड़ में आती है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट 1 में जो हमने पार्ट 1 का लेक्चर बनाया है, इसमें 19th नंबर का एक क्वेश्चन था, 19वें नंबर का क्वेश्चन था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेट अप इन 1925 टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज by sharing information and cooperation in the field of education, culture, sports and allied areas. Now it is known as। एक बोर्ड है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी ताकि यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज हैं, सूचनाओं का शेयरिंग है, उनके बीच में समन्वय करना, शिक्षा, कल्चर, स्पोर्ट्स और इससे संबंधित क्षेत्रों के बीच में सूचना और का संचार और समन्वय करना, ये इसके उद्देश्य थे। अब इस बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो पहले लेक्चर में गलती से 19th का बी आंसर बताया गया था, जो कि आप देख सकते हैं जिन्होंने भी पार्ट ए में ध्यान दिया होगा, तो बी उसमें आंसर था। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, ये एक ह्यूमन एरर थी और इसका बी गलत आंसर है। सही आंसर है ए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। यह नया नाम है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का। और इसी में हम आगे चलते हैं। आपने 12वां क्वेश्चन देखा होगा, हमारे किसी मित्र ने कमेंट किया था इस पे। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसका आंसर हमने सही दिया था अपने ऑप्शन में, लेकिन एक बच्चे ने, हमारे प्रिय मित्र ने कहा कि सर इसका आंसर बी होना चाहिए, मैकाले-मिनेट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका सही आंसर है चार्ल्स वुड डिस्पैच। भारत में वुड डिस्पैच को इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी को कई नाम बोले जाते हैं इसके लिए। भारत में उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे ही कहा जाता है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर मैकाले-मिनेट्स नहीं होगा। मेरे जिस किसी भी मित्र को इसमें परेशानी थी तो वो अपना डाउट क्लियर करें। इसका आंसर बी जो बताया गया था वही सही है। और आप चाहें तो आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, मटेरियल आपके पास जो भी हो वहां पे आप सर्च कीजिए। इसका सही आंसर ए ही है। और अब हम आगे चलते हैं अपने आज के लेक्चर में एमसीक्यू पार्ट 4 में। तो 4 का पहला क्वेश्चन अर्थात जो 61 है वो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूजीसी इज। अर्थात यूजीसी में केंद्रीय सरकार के या केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 2, 6, 3। तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात 2 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं यूजीसी में।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस सेट अप द एक्रेडिटेशन बोर्ड ए बी। इन संस्थानों में से या इन एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी है जो कि एक्रेडिटेशन बोर्ड ए बी का गठन करती है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है ए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिए, आप गलती से यूजीसी ना डालें। आप तीन हमारे पास एक्रेडिटेशन बोर्ड होते हैं, एनएसी, एनबीए और एबी। मैं सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट से यह उम्मीद रखता हूं कि आप इन तीनों बोर्ड एक्रेडिटेशंस के बारे में पढ़ें, किसके द्वारा इनकी स्थापना की जाती है और कब इनकी स्थापना की गई, इसे जरूर देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि एनबीए अर्थात अगर एनबीए आए तो आप उसमें यूजीसी लगा दें, क्योंकि यूजीसी एनएएसी का गठन करती है, ना कि एबी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एनबीए वाज सेट अप इन द ईयर 1987 बाय। 1987 में एनबीए का गठन किसने किया? एआईसीटीई, यूजीसी, एमएचआरडी, इग्नू। तो इसका सही आंसर है ए, एआईसीटीई। तो आपके लिए तीन जो बोर्ड हैं तीनों के आंसर मिल गए होंगे। एनएएसी का गठन करती है यूजीसी, एनबीए का गठन करती है एआईसीटीई और एबी का गठन करती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, इन तीनों बोर्ड के लिए अच्छे से नोट्स बना लें, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आ भी जाए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन was revised and a program of action was also attached to it। किस वर्ष में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की समीक्षा की गई और प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए भी इसमें अटैच किया गया? ऑप्शन है 1968, 1976, 1986, 1992। इसका सही आंसर है डी, 1992। Which of the following day is celebrated as National Education Day? कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 11 नवंबर, 14 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। द पर्पस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अर्थात प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शिक्षा का व्यवसायीकरण, टू रिव्यू द एजुकेशन शिक्षा की समीक्षा, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन टू ऑल शिक्षा के अवसर सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है सी, टू रिव्यू द एजुकेशन शिक्षा की समीक्षा करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य होता है। According to vision paper of 12th 5-year plan, the targeted staff strength in terms of teacher-student ratio envisaged for science and technology in higher education is। उच्च शिक्षा में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षक एवं विद्यार्थी का रेशो क्या होना चाहिए? 12वें 5-year प्लान 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पत्र में कौन सा रेशो है जो ये बताया गया? ऑप्शन है 1:10, 1:15, 1:20, 1:30।
तो इसका सही आंसर है बी, 1:15, मतलब 15 स्टूडेंट पर एक शिक्षक होना चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के विजन पत्र में ये बात कही गई कि विज्ञान और तकनीक से संबंधित उच्च शिक्षा में एक टीचर और 15 शिक्षक का सॉरी एक टीचर और 15 स्टूडेंट का रेशो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, in order to achieve the 12th five-year plans, inclusive and qualitative expansion of higher education, the number of proposed women universities is। 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी एवं गुणवत्ता युक्त व्यय उच्च शिक्षा में होने चाहिए। तो वुमेन यूनिवर्सिटीज की संख्या कितनी है जो प्रपोज की गई? ऑप्शन है 10, 15, 20, 30। आंसर है सी, 20। 20 वुमेन यूनिवर्सिटीज प्रपोज्ड की गई 12th फाइव-ईयर प्लान्स में। अपार्ट फ्रॉम फ्यू शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस सेट अप द टीचर्स ट्रेनिंग बेसिकली ऑफर, मतलब जो छोटे समय के प्रोग्राम होते हैं उनके अलावा कॉलेज के एकेडमिक स्टाफ के लिए टीचर्स ट्रेनिंग बेसिकली क्यों दी जानी चाहिए, किस लिए दी जानी चाहिए? ऑप्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक रेफर्स कोर्सेस, जनरल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, दोनों ही। हमें विशिष्ट विषय से संबंधित, उस कोर्स के विषय से संबंधित ट्रेनिंग देनी चाहिए शिक्षकों को, और सामान्य जो प्रशिक्षण है वह भी देना चाहिए। Which of the following institutes are funded by central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस इंस्टीट्यूट को फंडिंग की जाती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईटानगर, संत लोंगोवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लोंगोवाल पंजाब, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम इंस्टीट्यूशंस और सम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस फंड बाय देमसेल्व्स अलोंग विथ यूजीसी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए खुद से ही फंड देती है यूजीसी के अलावा। तो हमें उन यूजीसी के नाम याद करने हैं, लगभग 8 हैं, तो उनके याद रखने हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ दिए गए हों, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें से कौन से हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं देती है। 4 दिए होंगे, 4 में से 3 को देती होगी, 1 को नहीं देनी होगी, उसको पहचानना होगा। तो हमें उन्हीं 8 इंस्टीट्यूशंस के नाम याद करने होंगे। आप अपने नोट्स में से जरूर देख लें, और हो सकता है ये उन्होंने केंद्र सरकार ने इन इंस्टीट्यूशंस की संख्या 8 से बढ़ाकर और भी कुछ कर दी हो। तो अगर नया डाटा किसी के पास हो तो वो हमें भी उपलब्ध करा दे। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन्स एजुकेशन वाज। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं की शिक्षा के लिए किस कमेटी का गठन किया? सबसे पहली जो कमेटी थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, द मुदलियार कमीशन, द श्री श्री प्रकाश कमेटी, डॉक्टर दुर्गावती देशमुख कमेटी। तो इसका आंसर है डी, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। Which article of the Constitution provides for the rights of minority to establish and administer the institutions of their choice? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में
ये बात कही गई है कि जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो अपने लिए अपनी शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 30A, आर्टिकल 32, नन ऑफ द अबव। मैंने ऑप्शन में कहा आर्टिकल 21A, तो अगर आपके लिए 21A लिखा आ जाए या 21(1) लिखा आ जाए, बात एक ही, ए की जगह वो 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, बी की जगह 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, सी की जगह 3 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। आंसर देखते हैं, आंसर है बी 30A अर्थात 31, 30 कोष्टक में 1। इस आर्टिकल में कहा गया है कि माइनॉरिटी अपने लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप? किस वर्ष में एनसीएमआई की स्थापना की गई? ऑप्शन है 2001, 2003, 2004, 2005। इसका सही आंसर है 2004, सी। Which of the following is a specialized agency of UN to deal with copyright and other intellectual property rights? नीचे दिए गए संस्थानों में से कौन सी यूएन की स्पेशल एजेंसी है जो कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों को देखती है? ऑप्शन है वाइपो, गेट्स, गेट, नन ऑफ द अबव। The right answer is A, WIPO. WIPO stands for World Intellectual Property Organization. It is a specialized agency of UN. It deals with copyright and other intellectual property rights affairs. The name of pilot project to provide education through massive satellite connectivity up to grassroots level. ग्रासरूट लेवल पर कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की का पायलट प्रोजेक्ट किस योजना के तहत चलाया जा रहा है? ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, वुमन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, राजीव गांधी प्रोजेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सी, राजीव गांधी प्रोजेक्ट। Which of the following universities has been assigned the status of Central University in 2013? 2013 में किस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है सी, नालंदा यूनिवर्सिटी को 2013 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। द नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इज? भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है? ये जो हम दे रहे हैं आंकड़ा है 40, 46, 42, 54। ये जून 2020 तक के आंकड़ों पर आधारित है, तो जो 2020 के आंकड़ों के हिसाब से सही आंसर है डी, 54। हो सकता है जून 2000 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल दर्जा दें, और जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे होंगे हो सकता है तब तक 54 से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या कुछ और बढ़ गई हो। तो इस क्वेश्चन से आप करंट अफेयर से अपडेट रहें, और अगर समय समय पर यूनिवर्सिटीज की संख्या बढ़ती है तो आप अपने नोट्स में भी उन बढ़ी हुई संख्या को दर्ज कर लें। ऐसा ना हो कि आप ये मेरा वीडियो 5 महीने 6 महीने बाद देखें, तब आप कहें कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या तो बढ़ के कितनी, मान के चलते हैं 68 हो गई, 68 हो जाए और आप कहो कि 54 आंसर है, मैंने 54 दिया, तो आप इसको करंट के साथ अपडेट रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इज लोकेटेड इन?
राष्ट्रीय शक्ति विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर। सही आंसर ए, तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित है। Which of the following languages was assigned the status of classical language in 2013? 2013 में किस भाषा को पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, हिंदी, मलयालम। सही आंसर है डी, मलयालम। मलयालम को 2013 में क्लासिकल लैंग्वेज, पारंपरिक भाषा का दर्जा दिया गया। आज के 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर 5 में। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर कोई भी हमारे ऑप्शंस में, आंसर्स में कोई गलतियां होती हैं तो प्लीज आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी टीम्स पूरी कोशिश करेगी कि आपके द्वारा, आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, हम कम से कम गलतियां करें और हो सके तो गलतियां ना करें। अगर गलतियां होती हैं तो उन्हें ह्यूमन एरर समझकर क्षमा करें और आपके सहयोग की पूर्ण आशा है। आप पल पल हमारा साथ देंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे, हमें अच्छा सुझाव देकर हमारे लेक्चर्स में और भी हमें मजबूत करेंगे। और आप में से अगर आपके लिए वीडियोस अच्छे आते हैं, हमारे कंटेंट हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और हमारे इस लेक्चर्स की जो पीपीटी की पीडीएफ है, पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी कुछ समय बाद। आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तब आप हमारी यूजीसी नेट से संबंधित टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। लेकिन अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूपीएससी, एमपीपीएससी के टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए। इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और फिर हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, 5वां लेक्चर लेके आएंगे। इसके बाद हम आईसीटी के कुछ लेक्चर्स बनाएंगे। जो बच्चे आईसीटी में इंटरेस्टेड हों कमेंट करके बताएं। और अगर किसी नए सब्जेक्ट पर एमसीक्यू आप चाहते हैं, नए विषय पर चाहते हैं, या नया कोई यूनिट है, नई यूनिट पर आपके लिए एमसीक्यू की जरूरत है, तो आप हमें कमेंट करके उस यूनिट की, लेक्चर्स की, सब्जेक्ट की डिमांड रख सकते हैं। अगर संभव हुआ तो हम जल्दी से जल्दी उस विषय, उस चैप्टर पर भी एमसीक्यू बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।